हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS इटाओ बोबजी की ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पादपों में श्वसन की, और इसी में हमने बात की कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें श्वसन की जो क्रिया थी उसको हमने समझा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा। उसके बाद में आएगा ETS। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल तक हमने जो बात की उसके अंतर्गत हम देखें तो श्वसन की जो क्रिया थी उसका क्या सार निकल कर आता है, कहाँ कहाँ ATP काम में आते हैं, कहाँ कहाँ कितने ATP यहाँ पर बनते हैं, इसके अलावा कितने जल के अणु काम में आए, कितने जल के अणु यहाँ से बनेंगे, कहाँ O2 काम में आएगी, कहाँ CO2 निकलेगी, उस सब की हम बात करें। देखो, सामान्यतया हमने समीकरण की बात की थी कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। O2 की प्रेजेंस में यदि ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं तो उसे हमने ऑक्सीश्वसन कहा था। और ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें 6CO2, 6H2O तथा ऊर्जा बनती है। ऊर्जा के रूप में 686 किलो कैलोरी या 38 या 36 ATP हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज अणु के विघटन से 38 या 36 ATP के समतुल्य जो ऊर्जा है वो क्या होती है, बनती है। तो हम समझेंगे कि क्या वास्तव में 6 CO2 बन रहे हैं, 6 H2O मुक्त होते हैं और 686 या 38 ATP के तुल्य ऊर्जा मिल रही है, और एक ग्लूकोज के विघटन में कहाँ ऑक्सीजन जो है वो काम में आ रही है। तो इसको हम समझें तो श्वसन की क्रिया में सबसे पहले तो हम बात करें कौन कौन से जो पद हैं उनकी हमने बात की है। तो यहाँ देखो, पहला जो पद हमने पढ़ा वो तो था ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट पद हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड पद हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और थर्ड पद जो है वो है क्रेब्स चक्र। यहाँ तक हमने बात की। तो यहाँ हम देखें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे ATP की। किसकी बात करेंगे? ATP की, कि कितने ATP यहाँ काम में आते हैं, कितने ATP यहाँ पर शुद्ध रूप से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, या शुद्ध रूप से क्या होते हैं, बनते हैं। उसके बाद में हम देखें H2O की, जल की बात करें। इसके अलावा हम देखें O2 ऑक्सीजन की बात करें और CO2 की बात करें। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस हुआ जिसमें हम बात करें ATP की, तो कितने ATP यहाँ ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है उस क्रिया में क्या होते हैं, बनते हैं। सबसे पहले तो कितने ATP बनते हैं, निर्मित कितने हुए, इनमें से खर्च कितने हुए, और शुद्ध रूप से हमें कितने प्राप्त हुए, इनकी बात करें। सबके लिए यही हम समझें कि कितने H2O यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, कितने जल के अणु निर्मित होते हैं, कितने जल के अणु इनमें से क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, और शुद्ध रूप से कितने जल के अणु बचते हैं। इसी प्रकार कितने ऑक्सीजन के जो अणु हैं O2 बनती है, खर्च कितनी होती है, शुद्ध रूप से कितनी बचती है। इसी प्रकार हम CO2 की बात करें, कितनी CO2 के अणु निर्मित होंगे, कितने खर्च होंगे, शुद्ध रूप से हमारे पास क्या बचेगा।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा कितने एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, बनते हैं। तो शुद्ध रूप से 4 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, बनते हैं। और इनमें से 2 एटीपी क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। फास्फोरिलीकरण होता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 2 बार। और प्रारंभिक जो 2 चरण थे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो चरण था, उसके अंतर्गत फास्फोरिलीकरण की क्रिया हुई थी, जहां 2 एटीपी अणु काम में आ गए थे। तो 4 बने, 4 में से 2 एटीपी काम में आ गए। तो शुद्ध रूप से कितने एटीपी हमें प्राप्त हुए ग्लाइकोलाइसिस में, 2 एटीपी। तो प्रश्न पूछे ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी लाभ होगा तो कितना होगा, 2। इसके अलावा एटीपी के अलावा हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 भी बन रहे थे। क्या बन रहे थे, 2 NADH2 भी बन रहे थे, खर्च कुछ हो नहीं रहा था। और एक NADH2 से ETS में 3 एटीपी बनते हैं, 2 से कितने एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी। कितने एटीपी, 6 एटीपी या 4 एटीपी बनेंगे। फिलहाल हम 6 एटीपी के रूप में समझें इसको। तो टोटल हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो 6 और 2 8 एटीपी। टोटल ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल एटीपी जो लाभ होगा या कुल जो लाभ होगा वो कितने एटीपी के बराबर होगा, 8 एटीपी के बराबर हमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एटीपी पूरा, इससे भी एटीपी बनेगा। तो एटीपी की सकल उत्पादकता, कुल उत्पादकता कितनी होगी। तो देखो इनसे कितने बन गए, 6 और 4 एटीपी ये बन गए। तो सकल एटीपी उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, 10 एटीपी होगा। और इन 10 में से 2 क्या हो गए, काम में आ गए। सकल उत्पादकता, टोटल सकल उत्पादकता आपको पूछे तो कितनी आ जाएगी, 10 एटीपी आ जाएगी। और इनमें से खर्च जो हैं वो कितने हो गए, 2 एटीपी इनमें से क्या हो गए, खर्च हो गए। तो कुल जो उत्पादन की हम बात करें, कुल उत्पादन की बात करें तो वो कितना होगा, 8 एटीपी। कितना होगा, 8 एटीपी। और यदि आपको केवल और केवल शुद्ध एटीपी लाभ पूछता है तो शुद्ध एटीपी उत्पादकता, सकल उत्पादकता तो कितनी है, 10। शुद्ध एटीपी उत्पादकता की बात करें तो कितने होंगे, 4। और 4 में से 2 खर्च हो गए और कितने बच गए, 2 बच गए। तो शुद्ध एटीपी लाभ कितना होगा, शुद्ध एटीपी लाभ पूछे तो आप कितना बताओगे, 2 बताओगे। कितना बताओगे, 2 बताओगे। और सकल उत्पादकता पूछे तो 10 एटीपी, जिनमें से 2 खर्च हो गए, इसलिए कुल उत्पादकता कितनी रह जाएगी, 8 एटीपी के तुल्य रह जाएगी। किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। इसके अतिरिक्त हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जल की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें हम जल की बात करें तो यहाँ जल को हम देखें तो जल के 4 अणु जल के यहाँ पर बनते हैं, जिनमें से 2 H2O खर्च हो जाता है। तो शुद्ध लाभ कितने H2O का बचेगा, 2 जल के अणुओं का यहाँ शुद्ध लाभ होगा। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। कोई O2 नहीं बनती, कोई O2 खर्च नहीं होती है, ना कोई CO2 काम में आती है, ना कोई खर्च होती है। तो यहाँ हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ना O2 काम में आ रही है, ना CO2 रिलीज हो रही है, ना CO2 निकल रही है। टोटल जल के जो अणु हैं वो 4 बनते हैं, 2 खर्च हो गए। शुद्ध लाभ कितनों का होगा, 2 जल के अणुओं का। अब हमने सेकंड बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान, तो हमने समझा कि एक ग्लूकोज अणु से पायरुविक क्या बनता है, एसिड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में एक जो ग्लूकोज अणु था उससे 2 पायरुविक एसिड क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब जो पायरुविक एसिड था वो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में जो बना वो पायरुविक एसिड आगे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं करता, उससे पहले वह एक मध्यमवर्ती यौगिक एसिटाइल को एंजाइम ए में क्या होता है, चेंज होता है। तो बीच में एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया होती है, जिससे लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहा था, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या करती है, जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ था,
2 NaDH2 अणु बने थे। खर्च कुछ होता नहीं है। ये 2 NaDH2 अणु जो हैं इनसे ETS के दौरान हमें कितने ATP बनते हैं? 6 ATP का क्या होता है? लाभ होता है। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया होगी उसमें 2 NaDH2 क्या होते हैं? बनते हैं। खर्च कुछ हुआ नहीं और इन 2 NaDH2 से कितने ATP बनेंगे? 6 ATP अणुओं का क्या होगा? हमें लाभ होगा या 6 ATP जो अणु हैं वो यहाँ पर क्या होंगे? बनेंगे। आगे हम बात करें जल की बात करें तो यहाँ 2H2O 2 जल के अणु यहाँ पर क्या होते हैं? बनते हैं। खर्च कोई होता नहीं है। शुद्ध लाभ जल के अणुओं का कितना होगा? 2 जल के अणुओं का शुद्ध हमें क्या होगा? लाभ होगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ O2 नहीं बन रही है। 2 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर क्या होते हैं? खर्च होते हैं। तो शुद्ध रूप से कितने O2 खर्च हो गए? यहाँ पर 2 O2 खर्च हो गए। CO2 की बात करें तो यहाँ 2 CO2 के अणु बनेंगे। खर्च कुछ होगा नहीं। तो शुद्ध जो लाभ होगा CO2 का, CO2 जो है यहाँ पर कितनी CO2 बनेगी? 2 CO2 के अणु यहाँ पर बनेंगे। किसमें? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया होगी, जो मध्यमवर्ती अभिक्रिया होगी, जैसे लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं, वहाँ पर हम देखें तो 2 NaDH2 बनेंगे जिनसे हमें 6 ATP के तुल्य ऊर्जा मिलेगी। कोई ATP खर्च नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 जल के अणु बनते हैं, खर्च नहीं होते हैं। तो शुद्ध रूप से 2 जल के अणु बच जाते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ हम बात करें तो कोई ऑक्सीजन बन नहीं रही है। 2 ऑक्सीजन के अणु काम में आएंगे, अर्थात शुद्ध रूप से 2 ऑक्सीजन के अणु काम में आए। इसके अलावा हम देखें तो जो CO2 है 2 CO2 के अणु उप उत्पाद के रूप में बनेंगे। तो शुद्ध रूप से 2 CO2 के अणु यहाँ से बन रहे हैं। किसमें? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम बात करें क्रेब्स साइकिल की तो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण में हमने पढ़ा पायरुविक एसिड के कितने अणु थे? 2 अणु थे। तो 2 बार होगा ये सारा प्रोसेस। तो यहाँ हम देखें तो कितने NaDH2 बनेंगे? 6 NaDH2 बनेंगे। इसके अलावा 2 FADH2 बनेंगे और 2 GTP के अणु बनते हैं। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनका निर्माण होगा। तो यहाँ हम देखें 6 NaDH2 हैं। 1 NaDH2 से 3 ATP, तो 6 जो हैं उनसे कितने ATP बन जाएंगे? 36 18 ATP तो यहाँ पर ये बन जाएंगे, ETS के दौरान बनेंगे। इसके अलावा FADH2 जो हैं उससे कितने बन जाएंगे? 1 FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4 ATP यहाँ पर ये बन जाएंगे और डायरेक्ट GTP से ATP बन रहा है तो 2 ATP यहाँ पर ये बन जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ हम केवल और केवल क्रेब्स साइकिल की बात करें ना तो क्रेब्स साइकिल में 18 और 2 20 और 4 24 ATP। किसमें? अकेले क्रेब्स साइकिल में 24 ATP अणु का क्या हो रहा है? लाभ हमें हो रहा है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में हम बात करें किसकी? H2O की। किसकी बात करें? H2O की। जल की बात करें तो 10 जल के अणु बनते हैं। 10 जल के अणु बनते हैं जिनमें से 8 जल के अणु क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो शुद्ध रूप से कितने जल के अणु बच गए? 2 जल के अणु यहाँ पर शुद्ध रूप से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कोई बन नहीं रही है लेकिन 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर खर्च होते हैं। टोटल कितने खर्च होंगे? 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर क्या होंगे? खर्च होंगे। इसके अलावा हम देखें तो 4 CO2 यहाँ पर बनते हैं, 4 अणु CO2 के। तो कुल टोटल 4 CO2 के अणु यहाँ पर बनेंगे। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। अब हम टोटल ATP की बात करें, टोटल CO2 की, O2 की, जल की बात करें तो कुल कितने? देखो 24 तो किसमें है? क्रेब्स चक्र में। 6 किसमें? ऑक्सीडेटिव में। 24 और 6 30 और 6 यहाँ के मान लें हम, 6 और 2 8 यहाँ के ग्लाइकोलाइसिस के। तो 24 और 6, देखो 24 तो क्रेब्स चक्र में, 6 किसमें? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में और 6 और 2 8 किसके अंतर्गत बन रहे हैं? टोटल 8 किसमें बन रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस में। तो कितने ATP? 38 ATP। कितने हो गए? 38। 24 और 6 30, 30 और
8 38 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मिलेगी। तो कुल एटीपी लाभ कितना हुआ 38 एटीपी। लेकिन यदि यहाँ 8 न मिलकर यदि 6 मिलते हैं तो कितने एटीपी का लाभ होगा, केवल 36 एटीपी का, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखें H2O की बात करें, जल की बात करें तो टोटल जल के अणु कितने बने, संपूर्ण जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसमें संपूर्ण ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसमें टोटल, तो 10 और 2 12, 12 और 4 16 H2O बनते हैं। इनमें से खर्च कितने हो गए, 10 H2O खर्च हो गए। शुद्ध रूप से कितने H2O यहाँ पर बन रहे हैं, तो 2 2 4 और 2 6 H2O यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं 6 जल के अणु। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने ऑक्सीजन के अणु खर्च हो रहे हैं, तो 4 और 2 6 खर्च हो रहे हैं। शुद्ध रूप से कितने खर्च हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन, कितने 6 ऑक्सीजन यहाँ पर खर्च हो रहा है। CO2 कितने बन रहे हैं, 4 और 2 6 CO2 के अणु यहाँ बन रहे हैं। शुद्ध रूप से भी कितने बन रहे हैं, 6 CO2 के अणु। अब देखो अपना जो समीकरण था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, 6 ऑक्सीजन अणु काम में आते हैं एक ग्लूकोज के क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो क्या 6 ऑक्सीजन काम में आ रहे हैं, 6 CO2 बन रहे हैं, तो यहाँ 6 CO2 बन रहे हैं और 6 जल के अणु बनते हैं अंत में। तो 6 जल के अणु 686 या 38 या 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मिल रही है, तो ये मिल रही है। क्लियर यहाँ पर, ये आपका श्वसन का जो सार था, कहाँ कहाँ कितने कितने एटीपी बन रहे हैं, कहाँ कहाँ जल खर्च हो रहा है, कहाँ ऑक्सीजन खर्च हो रही है, कहाँ CO2 रिलीज हो रही है, उन सब की बात हमने यहाँ कंप्लीट की। इसके आगे हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा, इन दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार। देखो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो था उसमें क्या अंतर है। तो एक तरफ तो हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की और दूसरी तरफ हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स चक्र की। दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम देखें ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, यह साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट हम देखें क्रेब्स चक्र की। तो क्रेब्स जो साइकिल है वो कहाँ संपन्न होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स आधात्री में होता है। नेक्स्ट आगे हम देखें ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इसमें चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो सभी में देखने को मिलती है। तो यह वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में होता है। और जो क्रेब्स साइकिल है यह केवल कौन से में, यह केवल वायुवीय ऑक्सी श्वसन, वायुवीय श्वसन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक रेखीय पथ है या एक चक्रीय पथ है, उसकी हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो था वो एक क्या है, रेखीय पथ है। यह एक रेखीय पथ है, जबकि
यह जो था यह एक साइक्लिक, यह एक चक्रीय पथ है, साइक्लिक पाथवे है, यह साइक्लिक पथ होता है। उसके बाद में हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया हो रही थी उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण से क्या बढ़ता है, पायरुविक अम्ल के या पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। और यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके अलावा यहाँ हम बात करें, यहाँ 2 एटीपी खर्च होते हैं। यहाँ हम देखें तो कोई एटीपी खर्च नहीं होते, किसी प्रकार की एटीपी का यहाँ खर्चा नहीं होता है, तो यहाँ कोई एटीपी खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ ना O2 काम में आती है ना CO2 रिलीज होती है, यहाँ O2 काम में आती है और CO2 भी बनती है। यहाँ हम देखें तो यहाँ 2 NADH2 बनते हैं, जबकि जो क्रेब्स साइकिल था उसमें टोटल 6 NADH2 व 2 FADH2 व 2 GTP बनते हैं। 2 GTP क्या होते हैं? बनते हैं। किसमें? क्रेब्स चक्र में। तो कुछ ये दोनों में डिफरेंस है, ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स जो चक्र था उसके अंतर्गत। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स सभी को। जय हिंद, जय भारत।